Hello everyone, once again you're all welcome back to Entrance Investigation. This is Sambhav here. और आज के इस वीडियो में we are continuing with the problem solving series. This is the part 5 of the problem solving series, and in today's video we'll solve some great problems, and this would help you boost your confidence for your JEE as well as your any other examinations, be it NDA, KVPY or BITSAT. तो चलिए guys, without wasting much time, let's start. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज ऑन योर स्क्रीन। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद ट्राई करना है। तो आई होप आप लोगों ने पॉज करके खुद ट्राई कर लिया होगा। तो आप देखिए सवाल क्या है। वी हैव बीन गिवन ए आर एज आर फ्रॉम 1 2 3 अप टू n। दीज आर n पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के पास पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, n पॉइंट्स दिए गए हैं ऑन दिस पैराबोला। ओके ग्रेट। तो इफ ए आर इज इन फॉर्म ऑफ एक्स आर कॉमा वाई आर, that is what is being discussed, where x1 x2 x3 and so on up to xn are in gp. Okay, then we have to calculate the value of yn. Okay, so this is a very simple problem. देखिए ध्यान से देखें, अगर हम x1 x2 हमें वैल्यूज पता है 1 2 एंड सो ऑन, अगर हमारे पास ये जीपी में दिए गए हैं तो नेक्स्ट अगर हमारे पास 1 है 2 है तो हमारे पास कॉमन रेशियो जो r होता है दैट वुड बी 2/1, दैट इज 2। तो हमारे पास कॉमन रेशियो 2 है, तो हम हर टर्म में 2 2 मल्टीप्लाई करके nth टर्म लिख सकते हैं, राइट। तो इस वाली सीक्वेंस की xn क्या हो जाएगी, xn अगर मैं इसके xn की बात करूं, देखो xn की बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए आर की पावर n-1, क्योंकि nth टर्म बतानी है हमें, xn तो nth टर्म है। हमारे पास r का वैल्यू 2 दिया गया है, तो r का वैल्यू जब मेरे पास 2 दिया गया है तो मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर n-1 आ जाएगा xn का वैल्यू। पर पूछा क्या है, yn पूछा है। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर xn yn हमारा पैराबोला पे लाई कर रहा है, xn yn lies on the parabola y square is equal to 4ax। ओके, अगर हमारे पास ये दिया गया है तो यहाँ पर हमारे पास xn का वैल्यू, तो हमारे पास इक्वेशन xn yn को पुट करके yn स्क्वायर इज इक्वल टू 4axn आ जाएगा, फाइन। और जब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा देन वी कैन सिंपली स्टेट कि यहाँ पर हमारे पास xn का वैल्यू है 2 रेज़ टू द पावर n-1। अच्छा 4a नहीं है, 4x है ये, तो a आप मिटा दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आपके पास xn का वैल्यू है 2 रेज़ टू द पावर n-1, तो हम डाल देते हैं 2 रेज़ टू पावर n-1, तो yn स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n-1, राइट। और 2 रेज़ टू द, अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास yn का स्क्वायर है, तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू पावर्स ऑफ 2 ओनली। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर n-1, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर n+1। तो ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टार्ट करने के लिए, तो आई होप आप सभी से ये बन गया होगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n+1 आ जाएगा, यानी कि अच्छा अब पावर है तो उसे हम मल्टीपल फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर n+1/2 इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, या इसे हम √2 रेज़ टू द पावर n+1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यही ऑप्शन एक मैचिंग ऑप्शन था, हेंस सी वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, काफी सिंपल प्रॉब्लम था। जस्ट इसमें एक मिक्सचर क्या था, मिक्सचर इसमें बस सिंपली ये था कि हमारे पास एक पैराबोला दे दिया, तो उसने पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमारे एक्सएन में एक्स में एक जीपी दी, और हमें वो अश्योर करना पड़ा। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये वाई एन में भी एक जीपी बनेगी। तो आप इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस अगर x एक जीपी है तो x स्क्वायर भी जीपी होगी और √x भी एक जीपी होगी। ये मतलब बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इसी के ऊपर मतलब अगर आप देखें तो ये भी आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में ऐसी इंट्यूशन वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल क्वेश्चन था ये, पर काफी एलिगेंट क्वेश्चन था। अपने में ही इसमें कॉन्सेप्ट लाई करता है, यहाँ पर ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 2 रेज़ टू पावर n तो नहीं होगा। ऐसी ऐसी छोटी मोटी गलतियों को हमें दूर करना है बिफोर यू आर सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन। दैट इज द एंटायर
that is the entire agenda of this problem solving series which I have started. So without delaying, let's start with the second problem. Okay, so second problem again is very easy problem. Since these are the initial sessions of this problem solving series, I have kept more bundle to the easy problems pertaining to the JEE main level. तो आप देख सकते हैं, देखिए ये these are only concept building problem. This problem is again a concept building problem. आपको इसी टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा सा और यूटिलाइज करवा कर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा. पर मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं तो ये प्रॉब्लम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं आपके बेसिक्स को, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो देखिए प्योरली इमेजिनरी नंबर पूछा गया. आपने आई होप पॉज करके तो वैसे ट्राई कर ही लिया होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. परंतु क्योंकि अब ये तो रूल ही बन गया है एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन पे, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज आ रही है तो उसका अगर कोई भी वीडियो है तो आपको पॉज करना है और खुद ट्राई करना है. बट सिंपली अगर मैं बोलूं कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज प्योरली इमेजिनरी, तो मतलब दिस इज नथिंग बट 10th क्लास का क्वेश्चन है ये एक तरह से. बस प्रोवाइडेड आपको इमेजिनरी पूछ लिया तो आपको प्योरली इमेजिनरी का मीनिंग पता होना चाहिए. तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय. अच्छा, तो इसी में हम एक और प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, व्हाट इज प्योरली रियल. सो वी हैव टू पार्ट्स, आप ऐसे समझ लीजिए. आप मुझे दोनों के सॉल्यूशंस बता सकते हैं. ऑफ कोर्स आप खुद दोनों को ट्राई करें. सिर्फ प्योरली इमेजिनरी एज एन ऑप्शन है, प्योरली रियल आपको खुद एनालिटिकली सॉल्व करना है. तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का. तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से z है, तो इसको मैं x प्लस आयोटा वाई की तरफ की फॉर्म में लिख सकता हूँ. तो हमारे पास प्योरली रियल का मतलब क्या हुआ? प्योरली रियल का मतलब है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0 एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? इट इज y. तो y का वैल्यू हमारे पास इस केस में 0 हो जाएगा. और प्योरली रियल पार्ट ऑफ z 0 होगा तब हमारे पास यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी का कंडीशन आ जाएगा. ओके, तो इसमें पहली बात, इसमें कंफ्यूज ना हो कि आपको y को 0 करना है कि x को 0 करना है. आपको सोचना है कि हाँ मेरा टर्म यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी पूछा है. प्योरली इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी पार्ट तो होना चाहिए, तो मतलब रियल पार्ट 0 यानी कि x को 0 करना है. ओके ग्रेट. तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है. तो लेट अस ट्राई राइटिंग इट्स जनरल टर्म फॉर मोर क्लैरिटी. ओके, तो अगर मैं रियल पार्ट्स को कंपेयर करूं, रियल पार्ट ऑफ z को अगर मैं कंपेयर करूं तो दिस इज 8 7 6 एंड सो ऑन. तो ऑफ कोर्स दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस. तो यहाँ पर 8 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 हमारे पास इसका जनरल टर्म हो जाएगा. तो रियल पार्ट ऑफ जेड एन कह लो इसे, या आप वट एवर यू विश टू से. तो रियल पार्ट ऑफ जेड एन जो हमारे पास आएगा दैट वुड बी 8 माइनस सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस एन. ओके, सो दिस वुड बी 9 माइनस एन. ओके ग्रेट. यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जेड एन आ गया 9 माइनस एन. नाउ अगर मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एन निकालना चाहूँ तो उसकी मैं एक बार सीरीज बता सकता हूँ. तो सिंस मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के लिए अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ, तो दिस इज -6 -4 -2 एंड सो ऑन ऐसे चल रहे हैं. तो इसका मतलब ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग एपी के फॉर्मेट में है. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर मुझे निकालना है, जेड एन का इमेजिनरी पार्ट, तो ये आ जाएगा a प्लस n. कितना है इसमें, लेट से nth टर्म के लिए तो n माइनस 1, क्योंकि ये अगेन एक AP है तो इसका जनरल टर्म हम ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, जो कि ये ऐसा आ जाएगा. तो दिस विल बी -8 प्लस 2 है. ग्रेट. तो यहाँ पर हमारे पास अब रियल पार्ट ऑफ जेड एन और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एन आ गया. तो मैं दोनों की इक्वेशंस लिख देता हूँ. इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एन इज -8 प्लस 2n एंड रियल पार्ट ऑफ जेड एन इज 9 माइनस एन. ग्रेट. तो हम अगर जेड एन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आई कैन रिप्रेजेंट इट वेरी सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड एज 9 माइनस एन प्लस आयोटा टाइम्स 2n माइनस 8. आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा. और अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो अब आप लॉजिकली सोचें. देखिए आप इसे वैसे ऐसे भी कर सकते थे कि आपने डायरेक्ट ही देख लिया और फिर उसके बाद कर लिए, बट दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड अप्रोच जस्ट टू बिल्ड मोर, जस्ट टू फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट. ओके, सो अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास दो केसेस आ सकते हैं. या तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो, है ना. आई एम जेड लिखना चाहिए था मुझे, तो मैं वैसे लिख देता हूँ सो दैट इट बिकम्स मोर एथिकल इन नेचर, है ना. आई एम जेड 0 और आर ई जेड 0.
अच्छा, तो हमें IMZ 0 है, मतलब हमारे पास प्योरली रियल का केस आएगा। ओके, एंड रियल पार्ट ऑफ Z 0 है, तो हमारे पास यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी आएगा। दोनों को कर लेते हैं सॉल्व। तो इसमें क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z को 0 करना है, तो रियल पार्ट ऑफ Z 0 करेंगे तो n का वैल्यू 9 आएगा, सिंपल एज इट इज। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Zn 0 करेंगे तो 2n का वैल्यू 8 आएगा, n का वैल्यू 4 आएगा। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है प्योरली इमेजिनरी, तो नाइन्थ टर्म वुड बी प्योरली इमेजिनरी। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, so ninth term would be my purely imaginary term. So let me see. We have asked purely imaginary term. Ninth term is 1. Okay, this is our answer after all. But अगर हमें purely real पूछा जाता तो हमारे पास कौन सी टर्म आती, फोर्थ टर्म आ जाती। तो this was an additional question in this, just to think over and ponder over the thoughts कि आपको कैसे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ऐसा है कि देखने में मतलब क्वेश्चन कैसा भी लग सकता है, बट द इंटरनल डिटेल्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें पता हैं, आपको समझ आता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, और आप किस तरीके से इसे लिख पा रहे हैं, देन दिस प्रॉब्लम इज रियली वेरी सिंपल। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जेईई मेन में, जस्ट वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, आपके पास तीन तीन बंडल के प्रॉब्लम्स होंगे, तीन टाइप के प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी जो आप देखते देखते कर सकते हैं, जैसे कि इस टाइप के प्रॉब्लम थोड़े से डिफिकल्ट होंगे और थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, तो ज्यादा डिफिकल्ट वालों को आप सेकेंड राउंड्स के लिए रखें। ठीक है, सब्सिक्वेंट राउंड्स में करें, पहले आपको मतलब अप्रोच वैसे करना है अपने एग्जाम में, सो दैट आपको बेटर वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। दिस वुड हेल्प यू a lot in solving problems, in solving the questions that are given in the examination. Now this is a good problem and moreover ऐसा कुछ concept आपको NCERT में दिख जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब ये बहुत ही मतलब इजी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि इसमें लॉजिकली अगर सोचें एग्जाम प्रेशर के अंदर ये सारी चीजें सोचना कई बार मुश्किल हो सकता है, बट स्टिल क्योंकि मैं करवा रहा हूं तो पॉज करें और ट्राई करें। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, सो देखिए, सो हमें पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप SN निकालें पहले। ठीक है, दिस वुड बी समथिंग। ठीक है, आप इसे जनरलाइज करने की कोशिश करें, जैसे आप इसे जनरलाइज कर लेंगे फिर उसके बाद n का वैल्यू 20 डाल के आप कर सकते हैं, बट आई विश टू बिल्ड मोर, आई विश टू फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट, सो आई वुड प्रेफर यूजिंग जनरलाइजेशन। ठीक है, अगर आप इसे जनरलाइज कर पा रहे हैं देन आप लॉजिकली इसे सोच पा रहे हैं और आप सही तरफ जा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट आई विश टू आस्क यू टू डू इन दिस प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 20 टर्म्स पूछी है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछा है। आई डोंट केयर, मैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालूंगा। ओके, सो सम ऑफ, इसका बहुत ही सिंपल एनालॉजी है कि आप इसको सम को SN लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 0.7 प्लस 0.77 एंड सो ऑन। अच्छा, फर्स्ट टर्म में एक है 7 है, सेकेंड टर्म में 2 7 है, तो 0.777 ऐसे n बार आएंगे। ठीक है, तो मैं इसे n बार ऑफ कोर्स नहीं लिख सकता, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल काइंड ऑफ स्टफ। ओके, तो अब मैं क्या देखूं, अब मैं इसमें ये ऑब्जर्व करता हूँ, देखिए ऑफ कोर्स मैं इसमें ऑब्जर्व करता हूँ कि 7 इन सब में कॉमन है, क्योंकि 7 तो हर बार आ जाएगा ना डिवीजन में, तो 7 कॉमन ले लेते हैं। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 and so on up to 0.111, so on up to 1, and this is n times. ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल चीज है। तो यहाँ पर हमारे पास SN का वैल्यू आ गया है, SN का वैल्यू पर हमारे पास ऐसा आया है जो हम अभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीजों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपने NCERT बुक में पढ़ा होगा। NCERT का क्वेश्चन ही है एक तरह से, इनडायरेक्टली अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो उस तरीके से अगर आप उसे अप्रोच करना आ जाता है तो यू आर एट अ गुड लेवल आई गेस। ठीक है, ये आपने इस तरीके से कर लिया। अब आप क्या करें, देखिए हमें क्या पता है कि 0.1 इज 1 माइनस 0.9, इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें वैसे तो ये दिख रहा है कि ये हमारे पास 1/100, ठीक है, 1/10, 11/100 ऐसे है, तो हम इसे एक और बार अगर कुछ ऐसा नंबर ले आए जिससे मैं अगर कुछ
manipulations करूँ so that I get a original term, I get a simpler expression which is easy to solve, तो मैं ऐसा करता हूँ 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड कर दिया, तो हर टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, then what you will get is something as beautiful like this 0.999 so on 9 up to n times. Cool. यहाँ पर हमारे पास इतना आ गया. अब हम 7/9 और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.2 सॉरी 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन, और यहाँ पर 1 माइनस 0.000 n टाइम्स एंड लास्ट n माइनस 1 टाइम्स एंड लास्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा. दीज आर n डिजिट्स. ओके ग्रेट. यहाँ तक हमारे पास आ गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको वी कैन राइट एज 7/9 इंटू, यहाँ पर n बार 1 आएगा तो आई कैन राइट इट एज n माइनस 0.1 प्लस, अच्छा इन्हें ब्रैकेट में रख लेते हैं, 0.01 प्लस 0.001 एंड सो ऑन, और यहाँ पर 0.000 n माइनस 1 टाइम्स एंड लास्ट में हमारे पास ऐसे कुछ आ जाएगा. ओके तो हम इसे मतलब जो भी है हमारे पास, इसको हम अगेन सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7/9 n माइनस, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 1/10 प्लस 1/100 एंड सो ऑन, और यहाँ पर 1/10 रेज टू द पावर, यहाँ पर n बार आएगा ना तो 10 रेज टू द पावर n आ जाएगा. ओके नाउ काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर दीज. तो सॉरी, तो अगर इस चीज में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं बेझिझक, बट अगर मैं इसे काउंट करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 7/9 n माइनस, अच्छा तो विदाउट एनी कंफ्यूजन मेरे पास nth टर्म इज 1/10 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू कितना 1/10 इंटू r कितना है 1/10. ओके तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, लेट से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमें कंफ्यूजन यही है ना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो लेट से ये x टर्म्स है, ठीक है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा n-1. आप वैसे भी देख सकते हैं कि 1 से लेकर के अगर हमारे पास n-1 तक टर्म्स होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली n आ जाती हैं, बट अगर यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होने लग जाए तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन. तो यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, n ही आएंगी, तो n टर्म्स के लिए हम सम लगा सकते हैं n. एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बना लिया, तो r रेज टू द पावर n -1 अपॉन r -1, क्योंकि कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो हम 1 माइनस से कर सकते हैं, सो दैट दीज थिंग्स आर रियली क्लियर. 1 माइनस 1/10 रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10 ऐसा आ जाएगा. Sn का वैल्यू है ये, तो Sn का वैल्यू हमारे पास है 7/9 इंटू n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज टू द पावर n. कूल. तो यहाँ से हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम इसमें LCM ले तो हम इसका जनरलाइज्ड फॉर्मेट ला सकते हैं, और वो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 7/9 इंटू 9n माइनस 1, ओके 9n/9 माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर n. तो यहाँ पर हमने Sn निकाल लिया गाइस. Sn निकालते ही हम यहाँ पर इसे 7/81 इंटू 9n माइनस 9n, जस्ट अ मिनट, 9n माइनस, अच्छा यहाँ पर हम 9n माइनस 1 लिख सकते हैं इसे डायरेक्टली, प्लस 1/10 रेज टू द पावर n. ये हमारे पास आ जाएगा, आप खुद देख सकते हैं यार कैलकुलेशन, इसको हमने बस सिंप्लीफाई कर लिया. तो हमें S20 निकालना था, Sn तो निकाल लिया, S20 निकालना था, तो 7/81 इंटू 20 इंटू 9 180 माइनस 1 इज 179 प्लस 1/10 रेज टू द पावर 20. दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. ओके तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना था, मतलब बिल्कुल सिंपल है, जस्ट एक फॉर्मेट है जिसको आपको समझना है कि कैसे हम इसको जनरेट कर सकते हैं. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम इन इटसेल्फ. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है क्योंकि थिंकिंग बढ़ा रहा है कैसे हम इसे अप्रोच करेंगे. उसके बाद थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है बीच में कि टर्म नंबर कितनी टोटल टर्म्स हैं, वो सब छोटे छोटे कन्फ्यूजन हैं जिन पे हम अराइव कर सकते हैं. बट आफ्टर ऑल क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n ही होगी ना, 1 से लेकर के n तक नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही होगी, तो
आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कि हमने किस तरीके से इसे अप्रोच किया. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का है. तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस सेशन. आप खुद ट्राई कीजिए. तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. तो आप देख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. बट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत नहीं है. ए तो पता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. ये आपने पढ़ रखा होगा. दिस इज अ थिंग रिटन, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट as well as the matrix written in NCERT book again. ठीक है, तो don't neglect this resource. This is a very powerful resource in itself. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा determinant of A into I is equal to A transpose. ओके, सो हमारे पास determinant of A कितना आ जाएगा. पहले तो हम determinant A निकाल लेते हैं, सिंपलर थिंग कर लेते हैं. तो 10A plus 3B आ जाएगा हमारे पास determinant of A. सो हमारे पास ये वाला जो LHS है, लेट्स राइट इट एज इट इज. LHS जो है हमारे पास, इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो 1001 से हम 10A plus 3B मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 10A, सॉरी 10A plus 3B 0 0 एंड 10A plus 3B आ जाएगा. एंड अगर मैं ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालूं तो ए क्या है हमारे पास, 5A माइनस बी 3 एंड 2, और ए ट्रांसपोज है 5A 3 माइनस बी एंड 2. ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करते ही हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 25A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 15A माइनस 2B. एक और चीज़, यहाँ से हमारे पास 15A माइनस 2B आ गया. ओके, और यहाँ से भी हमारे पास 15A माइनस 2B आया. और यहाँ से अगेन मतलब वैसा वैसा यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास 9 and 4 is 13. ओके ग्रेट. तो यहाँ पर हमारे पास 15A इज इक्वल टू 2B आ जाएगा, इसको और इसको कंपेयर करके. एंड आई थिंक अगर मैंने सब सही किया है तो ये ऐसे ही आएगा. ठीक है, 9 4 13 बिल्कुल एग्जैक्टली. सो यहाँ पर हमारे पास 10A plus 3B का वैल्यू भी 13 है. फाइन. अच्छा, 15A 2B है, 15A 2B है, तो 10A कितना हो जाएगा. आप इसे ऐसा करें, 2/3 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड. ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 10A इज इक्वल टू 4B/3. ग्रेट. तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते थे अपना लॉजिक. तो यहाँ पर 4B/3 प्लस 3B इज इक्वल टू 13 आ जाएगा. 13 3 39 इज इक्वल टू 3 3 9 4 13. बी का वैल्यू आ जाएगा 3. बी 3 आ गया गाइस. तो 15A कितना है, 3 इंटू 2 6. तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 6/15, यानी कि 2/5. ठीक है, ए का वैल्यू आ गया 2/5. ओके, ए का वैल्यू आ गया 2/5 और बी का वैल्यू आ गया 3. पूछा गया था क्वेश्चन में 5A प्लस बी. 5A प्लस बी कितना हो गया, 5A हो गया 2, बी हो गया 3. सो 2 + 3 इज 5. ये हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन. ओके, काफी सिंपल प्रॉब्लम. अगेन मतलब कुछ भी नहीं है, जस्ट देखने का नजरिया. एक एनसीईआरटी की चीज थी, वो लिखी हुई थी और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होना था. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है इनिशियली, मतलब देखें अगर तो, पर ऐसा मतलब बहुत ही हैवी क्वेश्चन नहीं है, काफी सिंपल है. और ऐसे क्वेश्चन आपको एनटी अभ्यास में जरूर मिलेंगे अगर आप उसे देखेंगे, उस रिसोर्स को. दैट इज अनदर गुड रिसोर्स. एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई थिंक आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक ऑफ दिस सेशन आप इसे ट्राई कर सकते हैं. तो एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, सो दैट सभी इसे देख सकें. मुझे लगता है क्वेश्चन विजिबल नहीं है. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके फाइन. तो हमारे पास यहाँ पर sin2 थीटा प्लस हमारे पास sin2 फाई इज इक्वल टू 1/2. ओके, एंड cos2 थीटा प्लस cos2 फाई
इज इक्वल टू 3/2। हमें कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा -5 बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? देखो कॉस स्क्वायर है और हमारे पास यहाँ पर 2 थीटा जैसे रिलेशन है, तो हम क्या सिंपली सोच सकते हैं कि इसको हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा -2 फाई डिवाइडेड बाय 2 करके लिख लेते हैं। और हमें पता है कि cos 2 थीटा माइनस 2 फाई हो जाएगा cos 2 थीटा cos 2 फाई प्लस sin 2 थीटा sin 2 फाई। पर हम इसको कैसे निकालेंगे? तो दिमाग में क्या थॉट आना चाहिए? थॉट ये आना चाहिए, देखो sin 2 थीटा sin 2 फाई, अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास इसका हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास 2ab जैसा कुछ टर्म आता है। इसमें भी हम जब स्क्वायर करेंगे हमारे पास 2ab जैसा कुछ टर्म आएगा, ठीक है। पर चलो करके देख लेते हैं यार, है ना? अभी करके देखेंगे तब ज्यादा आइडिया लगेगा इस चीज का। तो लेट अस, दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2, लेट मी स्क्वायर बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन स्क्वायर करके आएगा sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 फाई प्लस 2 sin थीटा sin 2 थीटा sin 2 फाई इज इक्वल टू 1/4। एंड यहाँ से हमारे पास आएगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 फाई प्लस 2 cos 2 थीटा cos 2 फाई इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। बट अब ध्यान से देखें, cos 2 थीटा cos 2 फाई जैसा कुछ तो बन गया, sin 2 थीटा sin 2 फाई जैसा कुछ बन गया, दोनों का एडिशन चाहिए। अच्छा, ऐड करके क्या फायदा है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, मतलब जो टर्म हमें चाहिए थी सिर्फ वही बचेगी। तो फटाफट ऐड करते हैं ना गाइस, तो फटाफट ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को जो हमने बनाई। लेट्स से दीज आर 3 एंड 4, बेसिकली ये 1 और 2 की एक्सटेंशन है, बट ऐड कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पर हमारे पास 1, देखो sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो 1 प्लस 2, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तो मैं इसे r लिख देता हूँ, r फॉर रिक्वायर्ड। तो 2r इज इक्वल टू 9 एंड 1 इज 10/4। तो 2r यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया गाइस? ये हम 10/4 और इसको 8/4 लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। r का वैल्यू आ गया 1/4। तो r का वैल्यू 1/4 आ गया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा माइनस 2 पाई, ये r, तो ये 1 प्लस 1/4/2 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 5/8। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 5/8। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, दिस इज नथिंग डिफिकल्ट, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल सकता है, एंड दिस कैन सीम टेरिफाइंग टू यू इन योर फर्स्ट लुक, ठीक है। बट द थिंग इज कि इतना मुश्किल नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, खुद सोचिए, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के एग्जामिनेशन में मिलते हैं। जेईई मेन में आया हुआ है पिछले साल इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। एग्जैक्टली ये सेम नहीं है, कुछ थोड़ा सा और मैनिपुलेशन ऐड करा था। दिस इज द बेसिक ऑफ दैट क्वेश्चन, जिसको आप समझ सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा ट्राई। तो अब देखिए, एवरीवन इन द रूम shakes hands with everyone else, everyone else है, ठीक है, चलो, है ना, नॉर्मल सी बात है। if the total number of handshakes is 66, then the total number of persons in the room, तो persons पूछे मतलब कितने लोग खड़े हैं रूम में, मतलब खड़े हैं, बैठे हैं, whatever be the case, ठीक है। तो अब हाँ, it doesn't matter to us ना। तो नंबर ऑफ पर्सन्स, लेट्स से नंबर ऑफ पर्सन्स है सिंपली जो हमसे पूछा जाता है, हम बचपन से करते आ रहे हैं इसकी, नंबर ऑफ पर्सन्स जो हम ले रहे हैं, वी हैव टू कंसीडर देम एज एक्स, ठीक है, ओके। तो आप कहेंगे कि एक्स पर्सन्स है, तो लेट्स से मेरे पास 3 लोग बैठ खड़े, तो ये जो भी इंसान है ये एक से हैंडशेक करेगा, दूसरे से हैंडशेक करेगा, मतलब 3 लोग थे, तब हमारे नंबर ऑफ हैंडशेक, एक पर्सन के लिए, सिंगल पर्सन के लिए हैंडशेक कितना, ठीक है, ये 2 के साथ ही करेगा ना, बाकी 2 के साथ, अपने आप के साथ हैंडशेक नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक पर्सन जो है वो
एक्स हैंड अगर हमारे पास एक्स माइनस वन हैंडशेक्स करेगा, क्योंकि अलग अलग पर्सन, एवरीबडी एल्स है ना, एवरीबडी एल्स, ऐसा नहीं है उसके कोई दुश्मन नहीं है जो मतलब वहां पर रोक रहे हैं उसको, पर द थिंग इज कि वो अपने साथ नहीं करेगा, तो वेल एंड गुड। ओके, अच्छा अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमारे पास अगर x लोग हैं तो हर एक बंदा दूसरे से करेगा x माइनस वन, बट वेयर डज द क्रक्स लाई, वेयर इज द कैच? द कैच इज कि आपने इसके साथ हाथ मिला लिया, तो इसने भी तो आपके साथ हाथ मिला लिया, तो इसका भी तो एंट्री आधी होगी ना। तो सिंपली हर एक ने जो हैंडशेक पहले वाले ने किया दूसरे के साथ, और दूसरे वाले ने भी पहले के साथ किया, सिमिलरली तीसरे वाले ने भी पहले साथ किया, तो हमने डबल बार काउंट कर लिया है। और जब हमने डबल बार काउंट कर लिया है तो हमारे पास नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो होंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे वो x इंटू एक्स माइनस वन बाय टू ही होंगे। ओके, तो अब तो वही क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारे पास x इंटू एक्स माइनस वन बाय टू हो गया नंबर ऑफ हैंडशेक्स, और वो हमें दिया गया है 66। तो ऐसा करते हैं इसे हम चलो सिंपली लिख लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस वन तो इज इक्वल टू 66 इंटू टू इज 132, तो दिस इज 11 इंटू 12। तो वैसे तो आप देख सकते हैं इससे आंसर तो वैसे 12 की तरफ थोड़ा सा इंट्यूशन आ रही है, 12 से कर सकते हैं हम इसे सॉल्व, ठीक है, बट चलो फिर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 11x, अच्छा माइनस 12x प्लस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12, ठीक है, प्लस x इन x, सॉरी x माइनस 12, x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली x का वैल्यू 12 आ गया, क्योंकि x का वैल्यू माइनस 11 नहीं हो सकता। अच्छा, पर कुछ लोग सोच रहे होंगे आपने ये तो इंट्यूशन से निकाल लिया था, पर आपसे ये वाली चीज क्यों नहीं निकली? तो मैं कहूंगा मेरे से निकली थी, मैं माइनस 11 इंटू माइनस 12 भी लिख सकता हूँ, बट नंबर्स मैंने पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन कांट बी नेगेटिव, इसीलिए आप इस तरीके से भी इंट्यूशन डेवलप कर सकते हैं अपनी। जब आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो आप उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ विच दिस प्रॉब्लम डिमांडेड, एंड दैट वाज व्हाट इट वाज आस्क्ड। सो नंबर ऑफ पर्सन्स वुड बी 12, ठीक है, एंड लेट अस चेक विच ऑप्शन इट वाज। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने क्वेश्चंस किए होंगे, आप क्वेश्चंस की डेप्थ तक गए होंगे, और आपने ये समझा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में, और आप उनके ऊपर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। अगला प्रॉब्लम से प्रैक्टिस सेशन भी जल्दी आएगा। अंटिल देन डू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, गुड लक एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।